नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश हो गया। अब बजट कैसा है, इसके बारे में विशेषज्ञों की राय आ रही है। जो ओवरऑल दिखाई देता है, दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक, मेरा मानना है कि ये नेत्रहीन का हाथी है। जो जहाँ से देख रहा है उसको वो हिस्सा नज़र आ रहा है, लेकिन जो इसको संपूर्णता में देखने, जो नेत्रहीन नहीं है, जो आँखों वाले हैं, इसको संपूर्णता में देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा परिवर्तन लाने वाला बजट है। ये 2047 का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री का, कि आज़ादी के जब हम 100 साल पूरे करेंगे, उस समय हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, विकसित देश बन जाएंगे, उसकी आधारशिला रखने वाला बजट है। ऐसा नहीं कि कल हम बनने जा रहे हैं या इस बजट की वजह से बन जाएंगे, उसकी आधारशिला रखी गई है। समस्याएं क्या थी, चैलेंजेस, चुनौतियां क्या थी अर्थव्यवस्था के सामने, देश के सामने, उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। पहली चुनौती जो बात हो रही थी, पहले मुर्गी की पहले अंडा, कि कंजम्पशन पहले आएगा कि पहले जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। कहा जा रहा था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तब आएगा जब कंजम्पशन आएगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट आएगा। कुछ लोगों का कहना था इन्वेस्टमेंट आए तो फिर उसके बाद जो है डिमांड के बारे में बात हो। तो ये बहस लंबे समय से चल रही थी, लेकिन ये सच्चाई है कि जो स्लो डाउन आया इकॉनमी में, उसका एक बड़ा कारण था कि कंजम्पशन लगातार कम हो रहा था। कंजम्पशन क्यों कम होता है? एक अगर सामान्य भाषा में कहें कि लोगों के हाथ में पैसा जब कम होता है तो खर्च कम करते हैं। तो केवल खर्च कम नहीं होता, फिर सेविंग्स, बचत कम होती है, फिर निवेश, इन्वेस्टमेंट कम होता है। तो एक कंजम्पशन जो है इतने सारे सेक्टर्स को प्रभावित कर रहा है, और इन सब का क्यूमुलेटिव जो मिला जुला असर होता है वो देश की विकास की दर पर होता है। तो इन सभी विषयों को जिस तरह से एड्रेस करने की इस बजट में कोशिश की गई है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसी एक बजट के जरिए इतनी समस्याओं को एक साथ एड्रेस करने की कोशिश हुई हो। शुरुआत करते हैं कंजम्पशन से। मिडिल क्लास के बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दीवाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करें, महंगाई बढ़ा दे, टैक्स बढ़ा दे, कोई भी फैसला ले, कड़े से कड़ा फैसला ले, उनकी सुविधाएं कम कर दें, मिडिल क्लास नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ने वाला। प्रधानमंत्री से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीद थी। ऐसा नहीं कि 10 साल में कुछ नहीं मिला मिडिल क्लास को, लेकिन जैसी अपेक्षा थी वैसा नहीं मिल रहा था। हर बार जैसे प्यास अधूरी रह जाती थी, इस बार जो है उन्होंने प्यास मिडिल क्लास की बुझा दी है। सीधे इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट 12 लाख कर दी है। मुझे याद है अच्छी तरह से, अभी 10 साल पहले, मोदी के आने से पहले तक, आने के बाद भी जो सबसे बड़ी डिमांड होती थी मिडिल क्लास की ओर से, वो होती थी कि एग्जेम्पशन की लिमिट, मतलब टैक्स फ्री इनकम जो है 5 लाख हो जाए। अगर 5 लाख हो जाए तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। उसको बढ़ाकर 12 लाख कर दिया है, और जो नौकरी पेशा है उनके लिए 12,75,000 यानी 13.25 लाख, 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है जो नौकरी पेशा लोग हैं। तो लोगों के हाथ में जो बात हो रही थी, पैसा आए तब तो कंजम्पशन हो, तब तो लोग खर्च करें, तब तो बचत करें, तब तो निवेश करें। तो लोगों के हाथ में पैसा देने का काम हुआ है। लेकिन याद रखिए, जब भी लोगों के हाथ में पैसा देने की कोशिश सरकारें करती हैं तो वो किसी दूसरी जेब से निकाल कर देती हैं। ये मुझे जहाँ तक याद है, जितना याद आ रहा है, मेरी याददाश्त अगर ठीक है, पहला बजट है जिसमें किसी जेब से कुछ निकाल कर नहीं दिया गया है। सबको कुछ न कुछ देने की कोशिश हुई है, कम ज़्यादा आप कह सकते हैं। जब बजट शुरू में आया, पढ़ा गया, जब वित्त मंत्री ने पढ़ा, तो एक निराशा का पॉइंट बहुत से लोगों के मन में आया कि कैपेक्स यानी पूंजीगत निवेश जो सरकार का है वो ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया। ज़्यादा बढ़ा नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है वो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो ग्रोथ घटेगी। तो इस तरह की तमाम बातें कही गई। लेकिन अब जो डिटेल आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने कम नहीं किया है।
पिछले वर्ष जितना रखा था वित्त वर्ष में उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। जितना रखा था पिछली बार सरकार उतना खर्च नहीं कर पाई, लोकसभा चुनाव के कारण जो है खर्च में कमी आई। इस बार जो है उस लक्ष्य को थोड़ा सा बढ़ाया गया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का है वो किसी हालत में कम नहीं हो रहा है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है, जो कार्यक्रम है, जो प्रोजेक्ट है सरकार का, वो यथावत चलता रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। कंजम्पशन बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, बचत बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा होगा, तो एक इसका असर जो है दूसरी तरह का भी होता है, वो होता है समाज पर। समाज में असंतुष्ट लोगों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए तो सामाजिक समरसता को खतरा पैदा हो जाता है, समाज में तनाव बढ़ने लगता है। इस सरकार और इस पार्टी की जो विचारधारा है अंत्योदय की, तो गिग वर्कर्स जो छोटे श्रमिक हैं, बहुत छोटे स्तर पर काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं था। वो जिस दिन काम करें ठीक है, नहीं करें, काम करने लायक नहीं रह जाएं, उनके लिए कुछ नहीं था। तो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के रूप में 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस की घोषणा की है सरकार ने। किसानों के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, इसके जरिए न केवल किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ाई गई है, बल्कि सिंचाई के नए साधन पैदा करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई है, और दूसरे विषयों को भी एड्रेस किया गया है। तो कृषि जिस पर देश की 50% आबादी निर्भर करती है आज भी, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगातार कम हो रहा था, तो उस ओर भी ध्यान दिया गया है। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री, देखिए बड़ी समस्या जो लगातार पिछले 10 साल से, क्या मतलब कई दशकों से जिसकी बात होती है, या आज़ादी के बाद से, रोज़गार, ये एक ऐसी समस्या है जब भी सर्वे होता है चुनाव के समय या उसके अलावा, तो सबसे बड़ा मुद्दा लोगों की नज़र में होता है बेरोज़गारी का, कि रोज़गार के साधन कहाँ है। हर पार्टी और समाज के लोग भी जो भी सत्ता में होता है उससे पूछते हैं कि रोज़गार कब मिलेगा, रोज़गार के नए अवसर कब पैदा होंगे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया गया है, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, यानी शिप बिल्डिंग का काम ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, तो रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा एमएसएमई को जो क्रेडिट गारंटी मिलती थी उसको दोगुना कर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग पर 360 डिग्री फोकस किया गया है। भारत की इकॉनमी हमेशा से कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी रही है, इसीलिए आप देखिए कि सर्विस सेक्टर जो है लगातार बढ़ रहा है। अच्छी बात है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में अब 50% तक पहुंच गया है, लेकिन उससे रोज़गार के उतने अवसर पैदा नहीं होते जितने मैन्युफैक्चरिंग से होते हैं। जब तक मैन्युफैक्चरिंग में हम नहीं बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएंगे। जो चाइना +1 की बात हो रही है कि चाइना से जो इंडस्ट्री निकलेगी वो कहाँ कहाँ जाएगी, भारत में भी आए, उसके लिए हमको अपने मैन्युफैक्चरिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस बात को सरकार ने ध्यान में रखा है। इसके अलावा टूरिज़्म, ये इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है, उसके अलावा रोज़गार के भी बड़े अवसर पैदा करता है। तो 50 जो टूरिज़्म के बड़े डेस्टिनेशन हैं, वहाँ जो होटल बनेंगे, पहली बार जो होटल बनेंगे, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा, यानी कई तरह की छूट मिलेगी। तो कम दाम पर बनेंगे, सस्ते बनेंगे होटल, और इन्वेस्टमेंट आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रोथ तभी होगी जब इन्वेस्टमेंट आएगा, ख़ासतौर से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। उसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को न्योता दिया गया है। ये हमारी एनर्जी की ज़रूरत को भविष्य में सुनिश्चित करने के लिए, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट और रोज़गार की दृष्टि से भी बहुत क्रांतिकारी कदम है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो भारत जैसे विकासशील देश के लिए उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो सबने अलग अलग क्षेत्रों ने पहले इस बजट को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा परिवर्तन जिसकी ओर सबसे ज़्यादा ध्यान गया है वो है मिडिल क्लास को जो राहत मिली है।
10 साल से जिस बात का इंतज़ार था मिडिल क्लास को, उसके लिए वो सहूलियत दी गई है। यानी 12 लाख तक की आमदनी अगर आपकी है, यानी 1 लाख रुपए महीना आप कमाते हैं, तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा कि लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा, खर्च करेंगे अलग अलग चीज़ों पर, कंजम्पशन बढ़ेगा, हाउसिंग सेक्टर में लोन ज़्यादा लोग लेंगे अपने घर के लिए। किसी भी मिडिल क्लास आदमी का या किसी भी व्यक्ति का, किसी भी क्लास का हो, उसका एक सपना ये होता है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास का हो, उसका सपना होता है एक अपने घर का। तो घर के लिए लोन लेगा तो उसकी किस्तें भरनी पड़ेंगी, तो किस्त भरने में उसको आसानी होगी अगर हाथ में ज़्यादा पैसा होगा। तो हाउसिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कह सकते हैं, उसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और ये रोज़गार पैदा करने वाली दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी, तो स्टील का कंजम्पशन बढ़ेगा, सीमेंट का कंजम्पशन बढ़ेगा। उसके अलावा जो है दूसरी कंज्यूमर गुड्स, जैसे अगर घर बन रहा है, मकान बन रहा है, तो उसमें सैनिटरी का सामान, प्लम्बिंग का सामान, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इन सब का कंजम्पशन बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर ये बजट कंजम्पशन कंजम्पशन कंजम्पशन, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, जिसको पिछले कई सालों से इग्नोर किया जा रहा था। सारा ध्यान सरकार का पिछले 4-5 सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर पर था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करें, कंजम्पशन अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की बजाय घट रहा था। अब इस बजट का असर क्या होने जा रहा है? तुरंत 7 फरवरी को आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। उसके लिए एक बड़ा संकेत है। ये कंजम्पशन को बढ़ावा देकर सरकार ने, और दूसरा ये याद रखने की बात है, ये क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है कि कोरोना के समय भी उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन को का साथ नहीं छोड़ा। जब दुनिया भर में ये हो रहा था तो सारे सेंट्रल बैंक नोट छाप रहे थे कि चिंता भूल जाओ, फिस्कल डेफिसिट कहाँ जाएगा, डबल डिजिट में चला जाए, कहाँ चला जाए उसकी चिंता छोड़ो, लोगों के हाथ में पैसा दो, कैश पैसा दो। यहाँ भी तमाम स्वनामधन्य अर्थशास्त्री थे जो बार बार कह रहे थे कि मोदी गलती कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैसा दीजिए, आप फिस्कल डेफिसिट की चिंता इस समय भूल जाइए। मोदी ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, या मुझे लगता है उन्होंने एक कान से भी नहीं सुना, और पूरे कोरोना के दौरान फिस्कल डिसिप्लिन को कायम रखा। आज भी कायम रखा गया है। इतनी बड़ी छूट देने के बाद भी अगले साल का 2026 का फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 4.4% है। तो ये आरबीआई के लिए एक संकेत है कि अब आप इंटरेस्ट रेट घटाइए। इंटरेस्ट रेट घटने का मतलब होगा कंजम्पशन और बढ़ना, क्रेडिट ग्रोथ का बढ़ना। जो क्रेडिट ग्रोथ जो है वो लगातार कम हो रही थी पिछले 1.5-2 सालों से कम से कम, या उससे थोड़ा और पहले से भी। तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आना। लोग मकान के लिए कर्ज लेंगे, दूसरी चीज़ों को खरीदने के लिए कर्ज लेंगे, और इंडस्ट्री कर्ज लेगी इन्वेस्टमेंट के लिए, नई यूनिट्स लगाने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए। जो स्टार्टअप्स हैं उनको मदद मिलेगी। क्रेडिट सस्ता होगा तो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ेगा, यानी कर्ज लेने की गति बढ़ेगी। किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति के बारे में आपको जानना हो तो बहुत सारे पैमाने हैं जिन पर आप आंक सकते हैं, लेकिन एक पैमाना बहुत ज़रूरी है, वो है कि क्रेडिट ऑफटेक कितना है, बैंक कितना कर्ज दे रहे हैं, कितना लोग कर्ज ले रहे हैं। क्योंकि ये कर्ज जो है एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। कर्ज लेकर इन्वेस्टमेंट ही करते हैं लोग, और या फिर कंजप्शन करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। तो क्रेडिट ऑफटेक बढ़ता है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है, यानी अर्थव्यवस्था जो है तेजी से बढ़ने की ओर बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर ये बजट जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो नेत्रहीन के हाथी की तरह है। सबको अपने अपने ज़रूरत का, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार नज़र आया। जब पूरी तस्वीर उभर कर आई है, पूरा हाथी सामने आया है, तो लोगों को लग रहा है कि अरे ये क्या आ गया। इसकी उम्मीद तो नहीं थी। कम से कम एक बजट में इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात,
देखिए, हर बजट में कुछ न कुछ हर सरकार देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस बजट में यह है कि दिया तो बहुत कुछ गया है, लिया कुछ नहीं गया है। यानी कोई नेगेटिव खबर इस बजट में नहीं है, सिवाय एक बात के, जो स्टील पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई है, उसका असर जो घरेलू स्टील कंपनियां हैं उन पर पड़ेगा, और इस बात की आशंका बढ़ जाएगी कि चीन जो है वो डंपिंग करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। चीन पर भी कहा जा रहा है कि 10% टैरिफ लगाएंगे, तो उसके बाद चीन डंपिंग करेगा, तो भारतीय स्टील कंपनियों को उसका नुकसान होगा। लेकिन दूसरा फ़ायदा भी है, स्टील सस्ता होगा तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ऑटो इंडस्ट्री को पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें, संपूर्णता में देखें इस बजट को, तो ये बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला, कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाला, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला, बचत को बढ़ावा देने वाला, यानी सबके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है, और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत कुछ है। तो मेरी नज़र में ये बजट, मोदी सरकार के 10 साल के बजट में, मुझे अगर वरीयता क्रम में बताना हो कि पहले नंबर पर कौन बजट आएगा, तो ये बजट पहले नंबर पर आएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।